Assalamu alaikum viewers, with you MTTV, I'm your host Mubashra Akbar with the show Health Matters, जिसमें हम आपकी बहुत सी हेल्थ रेलेवेंट प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स भी होती हैं और उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली आज हम लोग एक डाइट रेलेवेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसका लिंक आपके रोज़मर्रा रूटीन के साथ भी है। आप उसके लिए मेडिकेशंस भी यूज़ कर रहे होते हैं और एक कॉमन एलिमेंट है, हम उसको बहुत निगलेक्ट करते हैं। मैदे की जलन की बात हो रही है। आप लोगों ने बहुत से मैदे की तजाबियत जलन आप लोग महसूस करते हैं, लेकिन उसको बहुत माइनर लेवल पे जाके निगलेक्ट करते हैं। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या कोई डेंजरस एलिमेंट है ऐसा जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है? ये सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे पास क्लिनिकल एक्सपर्ट, क्लिनिकल डाइटिशियन मौजूद है शो में। मिस अमारा अरशद, जो कि स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर है। वेलकम टू द शो मैम। Thank you so much Mubashira and thank you so much for giving me opportunity to talk about this very important topic। आज का जो टॉपिक है विच इज़ आपने कहा कि मैदे की तजाबियत या इसको GERD कहते हैं, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स या इसको एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसा सिम्टम्स है बल्कि जो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लिंक करता है और आम लोग, हर तरह के लोग जो हैं वो इसका शिकार होते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि ये होता क्या है, इसीलिए वो उनको मैनेज भी सही तरीके से नहीं कर पाते। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आज इस शो में अगर मुझे मौका मिला है तो मैं इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करूं। मैम ये बताएं कि जो GERD आपने बोला है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और जो मैदे की जलन है, क्या ये कोई सिम्टम है इसका जलन या फिर ये इटसेल्फ एक डिजीज है हमारे पास? GERD बेसिकली एक डिजीज़ है। अगर आप ये बात करते हैं कि GERD तो इट इज़ अ डिजीज़, और जो मैदे की जलन जिसको हार्टबर्न भी कहते हैं वो GERD का एक सिम्टम है। जो लोग GERD को फेस कर रहे होते हैं, इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो बहुत सारे सिम्टम्स के साथ साथ मैदे की जलन को भी फेस करते हैं। ठीक है, तो मैम आप बताइएगा कि जो GERD है हमारे पास, इसके सिम्टम्स क्या अलामात होंगी? अगर एक इंसान जो है वो GERD का पेशेंट हमारे पास आता है, वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो GERD है? अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स है या वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो बहुत सारे सिम्टम्स जो है उसको फेस करेगा, जिसमें एक जो है वो मैदे की जलन भी है, या इसको आप ये हार्टबर्न कहते हैं। उसके अलावा वो और सिम्टम जैसे कि ब्लॉटिंग, जैसे कि इसके अलावा वॉमिटिंग और डिस्फेजिया मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग। वो कोई चीज़ खाते हैं तो वो उसको निगलने में उनको मुश्किल होती है, तो डिस्फेजिया फेस करते हैं। कफ़, ड्राई कफ़ वो लोग फेस करते हैं। ड्राई कफ़ इसलिए फेस करते हैं क्योंकि स्लाइवा जो हमारे GIT में एक काइंड ऑफ फ्लूइड है, सिक्रीशन वो हो रही होती है, वो इसमें नहीं होती, या कम होती है या वो नहीं होती। उसकी वजह से वो ड्राई कफ़ उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और इसके अलावा जो है वो हॉर्सनेस, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है GERD, ये बेसिकली हमारे वोकल कॉर्ड्स को भी इंटरेक्ट करता है, उनके साथ उनको भी असरअंदाज करता है। तो इसकी वजह से हमारी आवाज़ में हॉर्सनेस आ जाती है, भारीपन आ जाता है। ठीक है मैम, ये सिम्टम्स आपने बता दिए। अभी बताएं कि जो हैवी मील्स लोग ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि हमें ये जलन हो गई है, तो क्या स्पेसिफिक टाइमिंग्स है? हैवी मील्स तो हमें पता है कि उसके बाद तो जलन या एसिडिटी हो जाएगी हमारे स्टमक में, तो क्या एक स्पेसिफिक टाइमिंग है इनके सिम्टम्स की? रात में, दिन में, कब ज़्यादा जो है वो एलिवेट कर सकते हैं? GERD का जो पेशेंट है वो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको वो, अगर वो फैक्टर्स वो एक्सपीरियंस करता है या उनके थ्रू वो उसमें से गुजरता है तो GERD की सिम्टम्स एलिवेट हो जाती हैं। जैसे कुछ लोग हैवी खाना खाते हैं या कुछ लोग फैटी मील खाते हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त खा लिया, तली हुई चीज़ें खा ली, उसके बाद वो इसके सिम्टम्स को फेस करते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो उस खाने को हज़म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली एसिड सिक्रीशन होती है हमारे स्टमक में, मैदे के अंदर। जब आप हैवी मील खा लेंगे तो स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से जो है वो एसिड रिफ्लक्स होने का ख़तरा है। बेसिकली GERD होता क्या है? GERD में हमारे स्टमक में जो फूड होता है वो एसिड के साथ बैक फ्लो करता है। उसका बैक फ्लो होता है वो इसोफिगस में या समटाइम ऑरल कैविटी में आ जाता है, जिसकी वजह से जलन होती है हमारे गले में, हमारे मुंह में, और स्पेशली ये जो हमारा रिब केज है इस एरिया में जलन महसूस होती है। तो हैवी खाना खाने के बाद ऑब्वियसली बैक फ्लो होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है मैम, ये एक मिसकॉन्सेप्शन भी शायद हम कह सकते हैं कि जो मैदे की जलन है उसको चेस्ट पेन जो कहते हैं, लोग कहते हैं वो हार्ट से रिलेट कर देते हैं, तो ये डिफरेंट हम लोग कैसे? ये डिफरेंट है, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली जो आप हार्ट की प्रॉब्लम और GERD, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। रिलेट कर सकती हैं। कुछ लोगों को GERD में सीने में दर्द होता है, स्पेशली हमारी जो पसलियाँ होती हैं, रिब केज है, इसके नीचे और शोल्डर के दरमियान में उनको दर्द महसूस होता है, और वो इसको रिलेट कर देते हैं कि शायद ये कोई हार्ट प्रॉब्लम है। नहीं, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं।
मैम अब ये बताएं कि डाइट, हमने बहुत बात कर ली कि डाइट से हम स्पाइसी फूड ले रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग ले रहे हैं, कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो डाइट के अलावा हमारे जो है वो इस चीज़ को एलिवेट कर सकते हैं, प्रोन है, कौन सी पॉपुलेशन जो जिनमें ये चीज़ होगी तो वो जो है वो GERD के हो सकते हैं इफेक्टिव पर्सन्स? एसिड रिफ्लक्स की वजूहात डाइट के अलावा भी हो सकती हैं। जैसे सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो स्ट्रेस, आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हर छोटी छोटी बात पे हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं। स्टूडेंट है तो वो एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसको और डिफरेंट स्ट्रेस हैं। तो स्ट्रेस इट माइट बी अ मेजर फैक्टर टुवर्ड द GERD। स्ट्रेस हो गया, इसके अलावा हमारे खाने पीने की रूटीन जो है ये सही ना होना, या इसके अलावा जो है वज़न उठाना, स्पेशली खाने के बाद अगर हमने खाना खा लिया उसके बाद हम झुकते हैं या कोई वज़न उठाते हैं तो वो भी माइट बी अ फैक्टर कि वो GERD का बाइस बन सकता है। ओबेसिटी है, ओबेसिटी बहुत बड़ा रीज़न है GERD की तरफ। ओबेसिटी का काज क्या होता है कि हम इरेगुलर ईटिंग करते हैं, हम माल नरिशमेंट का शिकार होते हैं, बेसिकली हम ओवर नरिशमेंट का शिकार होते हैं। उसकी वजह से भी हम हैवी मील लेते हैं और उसके बाद मैदे की तेज़ाबियत होती है जो कि GERD का बाइस बन सकती है। तो ओबेसिटी माइट बी अ फैक्टर, स्ट्रेस माइट बी अ फैक्टर, और इरेगुलर लाइफस्टाइल माइट बी अ फैक्टर। ठीक है, लोग क्या कहते हैं जब ओबीज होते हैं या इस तरह, नॉर्मली ये क्लिनिकली देखा गया है जब पेशेंट्स को देखा कि लोग जो है वो नहीं खाते एक टाइम पे और वो कहते हैं कि यार हमने ये मील स्किप किया है तो हम इसको ओवरकम करने के लिए, कंपनसेशन के लिए वो जो नेक्स्ट मील होता है उसमें भर भर के बहुत सारा कुछ खा रहे होते हैं। तो जो हमें अब ये बताना चाह रही है कि वो एक टाइम पे जो हमने अगर वहाँ पे स्किप कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम हमने उतना नहीं खाना, बैलेंस में रह के ही खाना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। एक तो बात यह है कि जब आप कुछ देर बिल्कुल नहीं खा रहे, आप डाइटिंग कर रहे हैं या आप फास्टिंग पे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं, आप कुछ भी नहीं खा रहे, तो आपका स्टमक जो है वो एसिड सिक्रीट नहीं कर रहा। आप एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी मील ले लेते हैं, फैटी मील ले लेते हैं, तो आपका स्टमक उसी मिकदार से एसिड रिलीज़ करता है। जब वो एकदम से बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ करता है तो बैक फ्लो के चांसेस बढ़ जाते हैं, एसिड बैक फ्लो के। ठीक है, तो ज़्यादा मील, भाई आप लोगों ने देखा कि ज़्यादा मील नहीं खाना, हमें नॉर्मल बैलेंस में रह के खाना। अगर आप मील स्किप करें तो उसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा खा लें, आप कंपनसेशन नहीं होती, अपने साथ आप ज्यादती कर रहे होते हैं वो। ठीक है मैम, यहाँ पे एक और कॉमन प्रॉब्लम जो मैं बताऊँ, COPD, जो लंग्स के लोग, वो पॉपुलेशन है जिनके लंग डिजीजेज है, वो भी कफिंग कर रहे होते हैं, तो क्या कफिंग जो है वो इसको एडवर्स कर सकती है? बिल्कुल, लंग के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्योंकि लंग्स के प्रॉब्लम जहाँ भी होते हैं वहाँ हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, खांसी होती है, स्पेशली ड्राई कफ होती है पेशेंट्स को। और अगर हम GERD की तरफ देखें तो उसमें भी कुछ सिम्टम्स यही हैं कि खांसी होती है, ड्राई कफ होती है, और उसके अलावा डिस्फेजिया होता है या फिर उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। तो ये सिम्टम्स जब ओवरलैप करते हैं तो सिचुएशन को ज़्यादा वर्स बना देते हैं। मैम, ये ओवरलैप करना, हमने बहुत दफ़ा टर्म्स यूज़ कर लिए, तो हमारे ऑडियंस को बताइए कि ओवरलैप करने का मतलब क्या, सिम्टम्स जो ओवरलैप कर रहे हैं? सिम्टम्स ओवरलैप करने का ये मतलब है कि कुछ सिम्टम्स जनरल डिफरेंट डिजीजेज होती हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अलामात होती हैं, बिल्कुल, और कुछ जनरल अलामात होती हैं जो, जैसे कि हम बार बार ओवरलैपिंग की बात करें, इसका मतलब ये है कि दो डिजीजेज अगर पेशेंट इकट्ठा फेस कर रहा है तो उसमें कुछ उनकी अलामात दोनों की ऐसी हैं जो एक जैसी हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्राई कफ अगर होती है, अगर वो COPD का पेशेंट है और उसको ड्राई कफ है और वो GERD का भी पेशेंट है, तो ड्राई कफ किसी भी वजह से होगी तो GERD की ऑनसेट स्टार्ट हो जाएगा, या GERD का वो ज़्यादा और सिम्टम्स फेस करना स्टार्ट होगा। अगर वो खाना खा रहा है, ठीक है, और उसके दौरान उसको COPD की वजह से खांसी हो रही है, ड्राई कफ हो रही है, तो मे बी वो उस खांसी की वजह से उसका एसिड बैक फ्लो हो जाए। ठीक है, तो वो GERD के ज़्यादा सीवियर सिम्टम की तरफ आ जाए। ठीक है, तो मैम आप बताएं कि कौन कौन से जो है हमें खुराक में ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, जो इसको जो है ज़्यादा एडवर्स कर सकती है, या अगर किसी इंसान को GERD नहीं है तो GERD के सिम्टम्स हो सकते हैं उनको? अगर किसी पेशेंट को, एक तो ये है कि GERD की स्टेजेस होती हैं, हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। 4 स्टेजेस होती हैं बेसिकली GERD की। एक है माइल्ड स्टेज, माइल्ड GERD होता है। इसमें ये होता है कि आप कोई 1-2 सिम्टम फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप खाना खाने के बाद अगर बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई फिजिकल वर्कआउट आपने स्टार्ट कर दिया है तो इसकी वजह से बैक फ्लो हो सकता है, आपको सीने की जलन हो सकती है। ठीक है, कभी कभी हो गया, या जब आपने कोई खाना खाने के बाद ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की, भाग दौड़ की, या ज़्यादा आपने उछल कूद की, तो इसकी वजह से हो सकता है। ये आपको रोज़ नहीं हो रहा, कम हो रहा है, लेकिन आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं अच्छा हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन आप इसको वर्स होने दे रहे हैं। ठीक है, यू आर अलाउइंग द एक्चुअली सिम्टम्स टू बिकम वर्स। तो ये उसकी माइल्ड स्टेज है। आप इसको कवर नहीं करते तो देन ये मॉडरेट GERD में कन्वर्ट हो सकता है। मॉडरेट GERD में ये है कि आप 2-3 सिम्टम इकट्ठी फेस कर रहे हैं। आप जब खाना खाते हैं आपको लगता है कि आपकी गले में चॉकिंग है, मतलब कुछ लंप वगैरह फंस गया आपके गले में, उसकी वजह से आप खाने को निगल नहीं रहे। ठीक है, तो 2-3 आप इकट्ठे सिम्टम फेस कर रहे हैं, ये मॉडरेट है। अब मॉडरेट को भी आप कवर नहीं कर रहे, आप उसको ज़्यादा सीवियर होने दे रहे हैं,
या आप ध्यान नहीं दे रहे, आप डाइटरी मैनेजमेंट नहीं कर रहे, आप मेडिकेशन की तरफ नहीं जा रहे, तो ये सीवियर GERD में चेंज हो सकता है, जिसमें 5-6 सिम्टम्स आप इकट्ठी फेस कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, आप उसको ट्रीट नहीं करते। और अगेन एक जो स्फीयर इसका टर्म है या स्फीयर इसका स्टेज है, इसमें जो पेशेंट को इसोफेजाइटिस हो जाता है। इसोफेजाइटिस बेसिकली ये है कि आपके जब आपका एसिड बैकफ्लो होता है इसोफेगस में, तो उसकी जो अंदरूनी इसोफेगस की एक लेयर होती है, टिश्यू की लेयर होती है, वो डैमेज होती है, वो डैमेज होती जाती है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन होता है, जख्म हो जाता है और स्वेल्विंग हो जाती है। दैट इज इसोफेजाइटिस। ठीक है, तो हमारी जो म्यूकस लाइनिंग है जो हमें प्रिवेंट कर रही होती है, हमारी एक झिल्लियाँ कहा जाए सिक्रीशन हमारे पास होती है गले में, अगर वो हमारे पास नहीं हो रही है प्रॉपर, और उसके बाद वो लाइनिंग को भी, जो हमारी अंदरूनी लाइनिंग है, हमारी खुराक की जो नाली है इसोफेगस, उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो फिर ये इसकी इन्फ्लेमेशन मतलब वो सूज जाती है और रेड इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इसके हमारे खाने के भी बहुत से मसले आते हैं। तो ये देखिए नाज़रीन, अगर आप इसको नहीं एहतियात बरत रहे हैं, बहुत कॉमन हम ले लेते हैं, बहुत लाइट लेते हैं, मैदे में जलन होगी, कोई बात नहीं भाई, ये कर लो, कावा पी लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन बहुत लाइट लेते हैं लोग, लेकिन लाइट चीज़ नहीं है। अगर आपको आज की हमारी डिस्कशन से पता चल रहा होगा कितना कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आप इसको लाइट लेते हैं, इसको कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इसको कंसर्न नहीं कर रहे होते। मैम, अब लास्ट क्वेश्चन में सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा डेफिनेटली होगा कि अगर हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवॉइड हमें करनी है और क्या क्या मैनेजमेंट इसकी प्रॉपर थ्रू आउट हमारी हो सकती है, डाइटरी मैनेजमेंट या लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हमारी क्या होगी? ठीक है, एक तो आप जो लास्ट टाइम अभी हमने एक क्वेश्चन के आखिर में कुछ और ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि जो एक 3rd स्टेज तक हमने बात की कि इट्स इसोफेजाइटिस। ठीक है, इसके बाद एक 4th स्टेज आती है कि अगर हम फोर्थ इज अ लास्ट स्टेज एक्चुअली। ठीक है, अगर हम इसोफेजाइटिस को भी कवर नहीं करते या उसको डाइटरी मैनेजमेंट और मेडिकेशन मैनेजमेंट के साथ उसको हम कवर अप नहीं करते, तो 4th स्टेज में पेशेंट चला जाता है, दैट इज प्री कैंसर। उसमें आपको इसोफेगस का कैंसर होने का खदशा होता है। ठीक है, तो ये है कि अगर आप मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाते, क्योर नहीं करते, तो ये ज़्यादा सीवियर हो सकती है। इससे पहले कि ये ज़्यादा सीवियर हो जाए, आपको टेक केयर करनी चाहिए। डाइटरी मैनेजमेंट जो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, उस पर आपने उसको ध्यान में रखना है, उनको फॉलो अप करना है। अब हम आते हैं इसकी डाइटरी मैनेजमेंट की तरफ। इसकी डाइटरी मैनेजमेंट क्या है? डाइटरी मैनेजमेंट में सबसे पहले ये है कि लाइफस्टाइल चेंज है। जो भी हम डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, अगर हम उसको थ्रू आउट पूरी लाइफ में या देर पा लेके नहीं चलते, छोटा शॉर्ट टर्म के लिए आप ले लेते हैं, जब आपके सिम्टम रिलीफ हो जाते हैं उसके बाद आप छोड़ देते हैं, तो वो डिजीज रिलैप्स करती है, वो वापस आ जाती है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हमें थ्रू आउट लेके जाना है। उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जो हम बताएं, आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अपना वजन कम करें। ओबीस लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं टुवर्ड GERD। आप अपना वजन कम करें। वजन कम करने के लिए आप ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइबर वाली ग़िज़ाएं हैं, या जिनमें जैसे इसबगोल का छिलका है, फाइसेलियम हस्क है, वो खाएं, और रोटी बगैर चने आटे की रोटी खाएं, और वर्जिश करें। ये सारी चीज़ें हैं जो ओबेसिटी को प्रिवेंट करती हैं। तो आप अपना वजन कम करें। इसके अलावा आप एकदम से बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भर भर के एक ही दफ़ा खा लेते हैं और उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो आपने क्या करना है, आप उनमें खाने की रूटीन बनानी है। आपने रूटीन के साथ खाना खाना है, एक टाइम फिक्स कर लें। वैसे भी कोई भी हम लाइफस्टाइल में कोई भी चेंज लेके आते हैं, उसका पहला असूल ये होता है कि हम रूटीन से वो काम करें। ठीक है, खाने की टाइमिंग फिक्स कर लें। मेजर मील जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, इसकी टाइमिंग फिक्स कर लें, और स्नैक्स की टाइमिंग फिक्स कर लें, और उसी टाइम पे खाना खाएं। बॉडी, इससे क्या होता है कि बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है, बॉडी यूज टू हो जाती है। बॉडी को पता है अच्छा इस टाइम पे खाना खाना है, हमने इसको डाइजेस्ट करना है, और इतना टाइम आना है, गैप आना है, गैप में हम वो सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने से टाइम में बहुत सी चीज़ें बताई हैं जो नॉर्मली हम लोग के आंखों के सामने होते हुए भी हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज के शो से इतना ही था। आपने देखा कि हमने इसके सिम्टम जो अलामात हैं वो डिस्कस की कि क्या तजाबियत अगर होती है तो वो अलामत है, क्या इट्सेल्फ कोई डिजीज़ है, उसको हम डाइटरी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने बताया छोटे मील्स आप ले लें, और आपने अगर सोना है तो सोने से थोड़ी देर पहले, बहुत 2-3 घंटे पहले खाना खाएं, और तकिया जो है वो 6 to 8 इंचेस जो है उसको नीचे जो है एलिवेट करके तकिया का लेवल वो आपने रखना। आपने एक्सरसाइज करनी है, और आपने अपने एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अपनी हर शो में आपको कह रही होती हूँ वो आपने ऐड करने हैं। और आपकी जो प्रोन जो हमारे पास ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट शो कर सकती है पॉपुलेशन, वो हमारे पास ओबीज जो लोग मोटापे का शिकार हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं हमारे पास, जिनको स्ट्रेस है और जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, आप एहतियात बरतें। क्योंकि बाकी अवाम तो करी जो हेल्दी पॉपुलेशन में सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन आप में ज़्यादा इफेक्टिव ये एडवर्स इफेक्ट शो कर सकते हैं। आज के शो से इतना ही था। न्यूट्रिशन रेलेवेंट और शोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद हेल्थ मैटर्स।